हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। देखो यहाँ पे फिजिक्स को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से और इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ेंगे। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं आपको यार की, ठीक है। बस आप बिना स्किप किए और इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखो और नोट्स की टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि आप इधर देख रहे हो लिख रहे हो साथ साथ, वो समझ में नहीं आएगा। ये फिजिक्स है, समझ में नहीं आएगी ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। PDF आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप बनाना ही चाहते हो तो उनको उनकी फ़ोटो को भी निकलवा सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 12th क्लास का चल रहा था उसमें हमने पढ़ा दिए थे कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। हम पढ़ रहे थे, आवेश पढ़ रहे थे। तो कूलाम के नियम पार्ट नंबर 4 हम लेकर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा मैं आज आपको कि दो स्थिर एवं बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से यदि r दूरी पर स्थित है, यदि दो स्थिर आवेश, देखो बात समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत। क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत। विद्युत भी कौन सा, स्थिर विद्युत। देखो ये कंप्लीट यूनिट है, इसको क्या बोला जाता है, स्थिर विद्युत बोला जाता है, स्थिर विद्युत बोला जाता है। अब स्थिर का तो मतलब, विद्युत का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी या करंट, करंट बोल सकते हैं। और स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर। अब ये स्थिर क्या है यहाँ पे भाई साहब, ये स्थिर, इलेक्ट्रिसिटी कभी स्थिर तो नहीं रहती, इलेक्ट्रिसिटी स्थिर तो नहीं रहती। अब ये स्थिर है क्या चीज, स्थिर है यहाँ पे हमारा चार्ज, आवेश। तो याद रखना, कभी भी हम विद्युत में पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत में पढ़ेंगे, तो हम केवल स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, स्थिर आवेश के बारे में। जैसे ही इस आवेश को हम गतिशील कर देते हैं, सपोज दैट, मैं एक बार थोड़ा सा आपको टॉपिक थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। देखो स्थिर, मैंने आपको बताया कि विद्युत में हम किसके बारे में बात करेंगे, स्थिर आवेश के बारे में। थोड़ा सा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। स्थिर आवेश के बारे में आपको मैं बताऊंगा। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश विद्युत में हम बात करेंगे स्थिर आवेश के बारे में। जैसे ही हम किस में जाएंगे, चुंबक वाले चैप्टर्स में जाएंगे, है ना। चुंबकीय क्षेत्रफल, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम पढ़ेंगे गतिशील आवेश। वहां पे क्या पढ़ेंगे, गतिशील आवेश। और फिर हम पढ़ेंगे, जब ऊर्जा के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो जो चुंबक वाला है उसमें आवेश जो है वो एक समान गति से गतिशील होता है। किससे, एक समान गति से। एक समान गति का मतलब, एक समान गति का मतलब उसका त्वरण क्या है, शून्य है। त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक समान गति में त्वरण शून्य होता है, क्योंकि एक समान गति में क्या होता है, वेग चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, वेग चेंज नहीं होता है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हरी बात समझ में। तो स्थिर आवेश की बात करेंगे तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम कभी भी स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और कभी विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आवेश हमेशा स्थिर ही रहेगा, गतिशील नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे इस आवेश को एक समान गति से गतिशील करवा दिया, किससे, एक समान गति से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, गति से गतिशील करवा दिया भाई। एक समान गति से गतिशील होते ही क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र ही उत्पन्न करता है जब ये एक समान गति से गतिशील होता है, ठीक है ना। एक समान गतिशील का, एक समान गति का मतलब है यहाँ पे त्वरण का नामो निशान भी नहीं है। फिर बात करते हैं त्वरित गति से। त्वरित गति, त्वरित गति भी बोल सकते हैं, या असमान गति भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, त्वरित गति भी बोल सकते हैं या असमान गति भी बोल सकते हैं। तो त्वरित गति या असमान गति से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय विकिरण। कहीं कहीं पे इन विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। तो ये था त्वरित गति से गतिशील होता है। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण की जगह पे आपको कहीं पे ऊर्जा भी मिल सकता है। आ रही बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। दो स्थिर एवं बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण ये बल लगता है। अब सीधी सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है। जब दोनों आवेश, जैसे एक आवेश पॉजिटिव, एक आवेश पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव, मतलब इनका चार्ज जो है, इन पे आवेश जो है वो समान प्रकृति का है, प्रकृति समान है, तो इनमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण, सॉरी एक सेकेंड, प्रतिकर्षण। जब समान प्रकृति का है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, है ना। और असमान प्रकृति का तो क्या लगेगा, आकर्षण, आकर्षण लगेगा। अब इस चीज को आप समझना चाहो ना, तो एक तरीके से ऐसे लॉजिक बना के अपने तरीके से समझ सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक बॉय है और एक गर्ल है, एक बॉय, एक बॉय, एक गर्ल, एक गर्ल। अब ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, एक बॉय है, एक गर्ल है। तो इनमें एक्चुअली क्या होता है, अक्सर देखा जाता है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। दोनों ऑपोजिट हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है, तो इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ऐसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि एक पॉजिटिव है, एक क्या है, पॉजिटिव है, और एक क्या है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो इनमें भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन। आ रही बात समझ में? अब बॉय बॉय पे आ जाओ, या तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, बॉय को हमने पॉजिटिव लिया ना, या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो इनमें क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन, एक दूसरे को दूर भेज देंगे। बॉयज क्या बोल कर देते हैं, एक दूसरे को दूर कर देते हैं, और गर्ल्स और बॉयज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां से भी आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है ये समानुपाती वाला फंडा भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ, एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। अब इन दोनों के मध्य अगर ये मैं आपको बता चुका हूँ, अट्रैक्शन लगता है, रिफ्लेक्शन लगता है, ये इनकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो जो भी फोर्स लगता है, मान लिया कि F फोर्स लगता है, ये F फोर्स जो है ना, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल के तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और यही फोर्स इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ठीक है ना, दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। अब दोनों को कंबाइंड करके हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 क्या हो गया इसको, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे यहाँ पे देखो, समानुपातिक नियतांक हटा दिया। ये समानुपाती का साइन जब हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, उसकी वैल्यू एक निश्चित होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है वो। हमने मान लिया कि के यहाँ पे क्या है, समानुपातिक नियतांक है। सीजीएस पद्धति में या वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई साहब। सीजीएस पद्धति भी ले सकते हो आप, वायु या निर्वात भी ले सकते हो, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो के को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हटा देंगे। क्या हटा देंगे, के को हटा देंगे। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r²। डाइन, या डाइन क्या, डाइन नहीं है, वो डाइन नहीं है, डाइन है। डाइन है यहाँ पे फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक। बल का मात्रक आपने सुना होगा, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ये होता है SI पत्ती का। किसका, SI पत्ती का। अब देखो यहाँ पे सीजीएस पत्ती लिखा है, तो सीजीएस पत्ती का मात्रक ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। और सीजीएस पत्ती में मात्रक होता है इसका डाइन। सीजीएस पत्ती में आवेश का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो देखो यहाँ पे
लिख रखा है बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का सभी को पता है बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तथा सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। और एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। 10⁵ से क्या होता है, डाइन। एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵. अब बात मैं पूछूं आपको कि एम के पद्धति में भी तो मात्रक हो सकता है बल का। एम के पद्धति में फिर बात करते हैं हम विमा की, तो बल की विमा भी हमको पता होना चाहिए, एम के पद्धति में पता होना चाहिए। अब आ जाओ थोड़ा सा पीछे देखो, एफ इज इक्वल टू गति का जो दूसरा समीकरण है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये आया कहां से वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम ए। क्या होता है, एम ए। एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। अब एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, तो इसका क्या हो जाएगा, केजी। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी। अब ए यहाँ पे क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण है। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वाली वीडियो में। एम का क्या हो जाएगा, केजी, और इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एम के पद्धति में हम यूनिट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहीं से इसकी क्या निकल के आती है, विमा। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान जब होता है वो किसकी लिखते हैं, एम की पावर, तो 1 है, इसकी पावर 1 हो जाएगा। एम की एल लिखते हैं तो 1, एल की पावर, एम की पावर 1 तो एल की पावर 1। टी की पावर देखो ये नीचे है, डिवाइड में है ना, सेकंड स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। आ रही बात समझ में, तो m1 l1 t-2 ये हो जाएगी आपकी फोर्स की डायमेंशन, विमा। ठीक है, तो एम के पद्धति में आपसे कोई मात्रक पूछता है तो बल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एम के पद्धति में। ऐसा ही पद्धति में वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है 1/4πε0। इसको देखो, ये जो होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, वैसे इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, जीरो लगा हुआ था इसके लिए क्या बोलते थे, इसको नोट बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जीरो भी बोल देते हैं की जगह पे, तो वो कोई इशू नहीं है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो, 9 इंटू में 10⁹9, 9 इंटू में 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये इसकी यूनिट होती है। देखो एफ इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो एफ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे भी निकालनी है के की वैल्यू, तो मैं कैसे निकालूंगा कि आर को तो उधर ले जाऊंगा, एफ इंटू में आर स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, अपॉन में Q1 और Q2 ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या सकती है, यही होगी। ठीक, अब यहाँ से यूनिट निकाले तो तो देखो एफ की क्या हो जाएगी, न्यूटन। एफ की क्या हो जाएगी, न्यूटन, इंटू में आर की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 की क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर, क्योंकि एक कूलम इसका 2 हो जाएंगे तो कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मात्रक। क्या हो जाएगा, मात्रक। देखो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो के की जगह पे हम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन। अब एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है भाई, ये भी आपको समझना होगा। देखो क्या है कि एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू में 10⁻12। अब मात्रक की बात करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, ठीक है, के यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसमें कूलम स्क्वायर नीचे था, इसमें कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था, इसमें कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ठीक, इसमें नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं है, ये फेरेड अपॉन में मीटर है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा।
आपको जो PDF दी जाएगी उसमें मैं सही करके दे दूंगा। और अभी आप समझने के लिए देख लो कि फैरेड पर मीटर होगा, ठीक है ना, ये डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। फिर बात करते हैं वीमा की। वीमा कहाँ से आती है? वीमा देखो, कूलाम की वीमा क्या होती है? A1 T1। अब इसकी भी क्या है भाई साहब? स्क्वायर। A1 T1 और इसका भी क्या? स्क्वायर। न्यूटन की अभी भी मैंने आपको बताई M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। मीटर की क्या होती है? L, और इसकी पावर 2 है तो 2। ये हो गया, सभी की मैंने लिख ली। इसको चेंज कर दो, ऊपर लेके जाओ, m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? m की पावर 1। क्या बन जाएगा? देखो m की पावर, ये +1 है तो -1। l की पावर देखो 1 2 2 हो गई ना, सॉरी 1 2 3 हो गई, ये ऊपर जाके कितनी हो जाएंगी? -3। छोटी सी बात है, नीचे प्लस की 3 ऊपर माइनस की 3। अब ये इसके ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा? पहले टी का सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 ऊपर है क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो टी की पावर कितना जाएगा? 4 और ए की पावर 2। ये हो जाएगी इसकी वीमा, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? वीमा हो जाएगी। आगे देखो, माध्यम का प्रभाव, मतलब फोर्स के ऊपर माध्यम का क्या इफेक्ट पड़ता है? जब दो आवेशों के बीच पैराविद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, जब दो आवेशों के बीच पैराविद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाता है तो इनके मध्य कार्यरत बल के पैराविद्युतांक गुणांक घट जाता है। के पैराविद्युतांक गुणांक घट जाता है, बल है ना वो कम हो जाता है। देखो माध्यम का बल, माध्यम इज इक्वल एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ वायु या निर्वात अपॉन में के यहाँ पे क्या है? आपका पैराविद्युतांक। आगे देखो, अब पैराविद्युतांक आया, देखो घट जाता है ना, घट जाता है तो ये किसके साथ आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा। जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसके मल्टीप्लाई में के यहाँ पे पैराविद्युतांक आ जाएगा। अब याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि ये भी के है, वहां पे भी के है, वो के अलग था, वो के नियतांक है, ये क्या है? पैराविद्युतांक, ठीक, ये क्या है? पैराविद्युतांक। अब देखो, ये 3 राशियां होती हैं, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन आर और एक होता है एप्सिलॉन खुद, ठीक है। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। पहले ये होती क्या है? देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक। एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। और इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है कि जो आपकी माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। ये होती है आपकी माध्यम की पैराविद्युतांक, माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता, ये हमने पढ़ ली है। अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, INA फिजिक्स इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।